हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमल लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 10 मैथ है यानी कि गणित के जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सिर्फ एक वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों की 100% गारंटी वाले प्रश्न है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो पहला ही प्रश्न आप लोग देख सकते हो, ये प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में एक एचएससीएफ वाला जरूर आएगा। एचएससीएफ वाले प्रश्न यानी कि महत्तम समाप्त वर्ग तक निकालने के लिए एक जरूर आएगा, ठीक है। तो यहां आप लोग देखो, हमारा जो क्वेश्चन है लिखा हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याएं जो आपका 135 और 225 का महत्तम समाप्त वर्ग तक ज्ञात कीजिए, यानी कि एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यह आप लोग याद रखना। तो सबसे पहले आप ये समझो, जो आपकी दी गई संख्याएं हैं, आपको कौन कौन सी संख्या दी गई है, ठीक है। जैसे दी गई संख्याएं, आपके पास कितनी संख्याएं हैं? दो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक है आपके पास 135, ठीक है, 135, और दूसरा तथा आपके पास कौन सा है? 225, ठीक है। ये आपके पास संख्या दी गई है। तो आपको एक बात याद रखना है, जो कि आपको एक सूत्र बताया गया होगा, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा सूत्र। अब इसमें हमें वो ए जो आपको वो संख्या माननी है जो बड़ा है, ठीक है, और v हमें वो मानना है जो उससे छोटा है। जैसे आपका 225 क्या है? a है, और ये हमारा 135 क्या है? v है, ठीक है। तो यहां आप लोग जो आपको बड़ा है यानी कि 225 क्या है? बड़ा है किससे? 135 से। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी ये संख्याएं हैं, ठीक है। अब चूंकि आप लोग समझो कि जो हमारे पास संख्याएं हैं, संख्याओं, ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। तो संख्याओं जो आपका 225 है, ठीक है, एंड वह आप लोगों का 135 है, ठीक है। 135 के लिए आपको किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। यूक्लिड विभाजन, ये आपका यूक्लिड है, ठीक है, इस तरह से मात्रा रहेगा। विभाजन या फिर प्रमेयिका से या फिर एल्गोरिथम से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आप देखो कि संख्याएं जो आपके पास क्या मिली, 225 और 135, ठीक है, के लिए आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको क्या करना है? इस टाइप का फैक्टर बनाना है। लाइक आपको क्या करना है, यहां जो आपका 225 है, 225 बराबर, अब आपका इसको 135, अब 135 में आपको उतना से मल्टीप्लाई करना है कि इससे ज्यादा ना हो, ठीक है, भले ही कम रहे, और आप उसमें और जोड़ देना। जैसे अब इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 270 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। तो इसको आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ज्यादा क्या बचेगा? जितना बचेगा उसको प्लस कर दो, तो आपका 90 बचेगा, वो प्लस कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, मेन चीज यहां से समझना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 135 है और ये 90 है, इसका हम लोग क्या करेंगे? फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना। ये ध्यान रखना, जब तक हमारा ये जो आपका ये वाला है ना, यानी कि शेषफल शून्य ना हो जाए तब तक आपको ये ऐसे ही करते रहना है, ठीक है। ध्यान रखना, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। अगर आपका बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो तुरंत आप ऐसे ही लगाना। अब देखो यहां, अब फिर से आप क्या लिखोगे? अब आप लोगों को फिर से प्रयोग करना है कि इसका अब संख्या आपका चेंज हो गया, ठीक है। संख्याओं कौन कौन सा है? 135, 135 व 90 के लिए, 135 व 90 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। देखो क्वेश्चन का आप लोग मेथड समझो, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत आसान लगेगा, ये ध्यान रखना। एल्गोरिथम से, ओके। अब आप इसको समझो। अब इन दोनों में बड़ा कौन है उसको आगे लिख दो। जैसे हमारा 135 बड़ा है तो इसको आप आगे लिख दो। 135 इक्वल टू आपका 90 है। अब 90 से हम कितना मल्टीप्लाई करें कि इससे ज्यादा ना हो? अगर हम 2 से करेंगे तो हमारा 180 हो जाएगा।
तो हम फिर से 1 से ही करेंगे मल्टीप्लाई। तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, अब जितना बचा है उसको ऐड कर दो, ठीक है। 35 इधर बच गया, 10 इधर, यानी कि 45 बच गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला यानी कि 90 एंड 45 का हमें फिर से वही प्रयोग करना है। इसी टाइप से आप लिखते जाइए जब तक ये चीज यानी कि शेषफल आपका शून्य ना आ जाए, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, काफी आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए। अब हमें कौन कौन सी संख्या लेनी है, अब आप लोग ध्यान से समझो। संख्याओं जो हमारा 90 है वह आप लोगों का कितना 45, ठीक है, के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां फिर से आप प्रयोग करोगे, अब देखो यहां हमारा 90 आपका बड़ा है, इसको आगे लिख लो। अब यहाँ 45, अब 45 से हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो आप लोगों का ये 90 के बराबर हो गया, हमें शून्य मिल गया। अब यहाँ शून्य मिल गया तो यही हमारा ये जो है ना ये समाप्त हो गया। अब यहां आप लोगों को शून्य मिल गया, तो यहां आप लोगों का जो ये 45 है ना, ये 45 यही आपका महत्तम समाप्तवर्तक है, ये 45, ठीक है। 45 आपका महत्तम समाप्तवर्तक है, तो यहां आप लिख दो, अतः जो हमारा महत्तम समाप्तवर्तक है यानी कि HCF है, महत्तम समाप्तवर्तक, ठीक है, समाप्तवर्तक ध्यान से समझना, या फिर आप इसे HCF कह सकते हो, यह हमारा 45 है। और यहाँ जो हमारा शेषफल कितना आ गया, यहाँ शेषफल ये हमें शून्य मिल गया ना, और हमारा ये जो आता है ना भाजक है। बस यही आपका हो गया, ये आप लोगों का पूरा सवाल आ गया, यही हमारा 45 आंसर आ जाएगा। बस यही हमारा पूरा क्वेश्चन है। देख सकते हो काफी आसान तरीके से मैंने आपको बताया। देखो इस टाइप से लगाना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप लोग देखो बोर्ड एग्जाम में जितना सुंदर और जितने अच्छे तरीके से, जितनी अच्छी आपकी तरीका रहेगा वैसे आपको नंबर दिया जाएगा। जैसे बहुत सारे आप लोगों को बता रहे होंगे कि ये सारा लिखो है ना लिखो, देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लिख दिए ना तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है, तैयारी की है। देखो कॉपी लिखने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो आप जितने अच्छे तरीके से आप एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये हमारा है पहला प्रश्न, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये आप लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देख सकते हो लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। और एक संख्या जो है ना, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें आपको ज्ञात करना है, उन संख्याओं को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मानना पड़ेगा कि हमारा एक संख्या इतना है, x मान लो, दूसरी संख्या को y मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले आप मान लो कि हमारा जो माना एक संख्या है, ठीक है, माना जो हमारा एक संख्या x, मतलब एक संख्या को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। माना एक संख्या हमारा कितना है, x है, ठीक है। तथा जो हमारी दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या को आप क्या मानोगे, दूसरी संख्या को आप y मान लो, मतलब पहली संख्या हमारा x है और दूसरी संख्या y है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब यहां एक बात और कहा गया है कि एक संख्या जो है ना दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहां वो भी मैं आपको बता देता हूं कि एक संख्या जो हमारा एक संख्या है, एक संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये भी आपसे कह रहा है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है, 3 गुनी है। तो अब आप लोग यहां से कैसे करोगे, 3 गुनी है, यहां से आप x जो आपका बराबर है, ये मान लो हमारी एक संख्या है। अब दूसरी संख्या आपका ये आपका y है, तो ये आपका 3 गुना है, x की 3 गुना, यानी कि x बराबर 3y, ठीक है। और यहां मैं आपको बता दूं, यहां आप लोग ध्यान से समझना, x है, x y से बड़ा है, x क्या है, बड़ा है, ठीक है, ये ध्यान से समझना, x y से बड़ा है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले ये कहा गया है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है, यानी कि 26 है। तो अब यहां अब आप लोग क्या करोगे, तथा संख्याओं का अंतर, तथा जो संख्याओं का अंतर है, ध्यान से समझना, जो संख्याएं हमारे पास तथा संख्याओं का अंतर हमारा कितना है, 26 है ना। अब ये बताओ कि मैंने संख्या क्या माना है, संख्या माने x और y माना है,
तो x और y यानी कि अंतर कहा गया है तो माइनस कर देना 26 हो जाएगा। ठीक है, ये अब आप लोग समझो। इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं समीकरण फर्स्ट नाम दे देता हूं और इसको मैं समीकरण सेकंड नाम दे देता हूं। ठीक है, मतलब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अब यहां से आप समीकरण सेकंड में मतलब ये x की वैल्यू जो हमें ये x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू हमें 3y दिख रहा है यहां से, तो हम समीकरण 2 में जो हमारा समीकरण 2 है, समीकरण 2 में x बराबर 3y रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो यहां मैं x बराबर 3y रखूंगा। यहां से आप लोग समझना x के स्थान पर आप 3y रख दो, यानी कि x हमारा कितना है, जैसे यहां आप लोग समझो यहां हमारा x कितना है, x है, तो x के स्थान पर आप 3y रख दो और यहां हमारा y है बराबर 26। काफी आसान तरीके से बता रहा हूं, बहुत आसान है, क्योंकि यहां से आप 3y में से y घटा लो, आपका 2y हो जाएगा, यहां से 26, और यहां से अगर y देखा जाए तो y हमारा है 26 और बटे 2 और इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, y बराबर हमारा हो जाएगा 13। तो ये हमारा हो गया y की वैल्यू। अब हमें एक संख्या मिल गई y। अब हमें x की वैल्यू रखना है, तो समीकरण आप किसमें, एक में x का मान y का मान रख दो, समीकरण एक में। तो समीकरण एक आप लोग देखो यहाँ क्या है, x बराबर 3y। ठीक है, अब यहाँ y की वैल्यू रखोगे, यानी कि x बराबर हमारा कितना है, 3y है। ठीक है, x बराबर कितना है, 3y। अब x बराबर आप 3 और y की वैल्यू 13 रख दोगे, तो यहां से x बराबर हमें कितना मिलेगा, 39। तो यहां हमारी x की वैल्यू 39 आई। ठीक है, तो यहां से आप देख लो x बड़ा है y से। ठीक है, तो अब आप लोग यहां लिख देना कि हमारा अतः जो हमारा अभिष्ट संख्याएं हैं, जो हमें दोनों संख्याएं मिली हैं, अभिष्ट संख्याएं आपको कितनी मिली है, एक हमें मिला है 39 और वह एक हमें मिला है 13। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संख्याएं दोनों, और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप लोग बिल्कुल आप लोग कंप्लीट कर लेना। ठीक है, रिवीजन भी कर लेना और आप लोग इसको जरूर सॉल्व करके जाना। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब अगर हम इस चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दें तो वह उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय में लेती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की आपको चाल ज्ञात करनी है। ओके, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ओके, तो सबसे पहले आप मान लो, जैसे हमें जो चीज मतलब ज्ञात करना है, जैसे हमें यहाँ चाल ज्ञात करना है, तो चाल को आप मान लो x। ठीक है, तो यहां आप लोग हल देखो, सबसे पहले आप ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपको मानना पड़ेगा, माना जो हमारे रेलगाड़ी है ना, जो ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x है। माना रेलगाड़ी की चाल कितना है, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, मैंने इस चीज को कितना मान लिया, x। अब इसी x की वैल्यू आप ज्ञात कर लो, बच्चा पार्टी आपका जो है रेलगाड़ी की चाल निकल आएगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें दी हुई है, एक तो समय दिया हुआ है 1 घंटा, एक आपका दिया हुआ है दूरी। तो अब मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, जो कि सभी छोटे से छोटे स्टूडेंट को पता होगा, कि आपका समय जो होता है, समय का फार्मूला, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये तो सभी स्टूडेंट को पता होगा, दूरी बटे चाल से। ओके, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां से अब आप क्या करोगे कि अगर ध्यान से समझना, अगर हमारी जो मतलब दूरी कितना है, 360 किलोमीटर। ठीक है, तो अब आप यहां लिखो कि हमें अगर 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है, 360 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर दूरी। ठीक है, दूरी तय करने में लगा समय, आपको यहां समय ज्ञात करना है, लगा समय। तो यहां समय बराबर आपका क्या है, समय इक्वल टू आपका जो दूरी है। ठीक है, यहां देख लो दूरी हमारा कितना है, 360 किलोमीटर, और हमारा चाल कितना है, x। तो ये हमारा हो गया मतलब समय घंटा में। ठीक है, ये हमारा समय हो गया, अगर हमारा 360 किलोमीटर की दूरी है और समय हमारा x हो। ठीक है, इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, ये समझो।
अब आप लोग देखो, ये देखो, अगर हम देखो सबसे पहले ये समझना है कि यदि रेलगाड़ी की चाल कितना बढ़ा दिया जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया है, तो अगर हम रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, अर्थात हमारा एक्स चाल था, एक्स में आप 5 किलोमीटर और जोड़ दो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो होती तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब हमें ये क्या करना है, इतना बढ़ाकर चाल हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, अब हमें क्या करना है कि 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो ये हमारा बराबर क्या हो जाएगा, वही चीज है, जैसे दूरी आपका 360 है, 360 है, और हमारा चाल कितना है, वो है x प्लस 5 घंटा। ये आपका हो गया, ठीक है। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब आप लोग ध्यान से समझना, प्रश्नानुसार देखो, यहां एक चीज समझना, यहां 1 घंटा कम लगता है। 1 घंटा कम का मतलब क्या है, ये आप लोग ध्यान से समझो। यहां आपको क्या करना है, माइनस करना है किसको, यहां 360 जो है ना, 360 किलोमीटर प्रति किलोमीटर बटे एक्स, और माइनस आपको करना है 360 बटे जो आपका ये है एक्स प्लस 5, और हमारा घंटा कितना लगता है, 1 घंटा, ठीक है, समय हमारा 1 घंटा है। ये आपको, अब इसी को आपको सॉल्व करना है, आपको एक समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये ध्यान से समझो, जैसे अब आप लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, आप इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो ये हमारा हो जाएगा 360x, और इसका इससे हुआ, फिर इसका आप इससे कराओगे तो फिर ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 5 जीरो, एंड यहाँ आपका जीरो हो गया, 6 पंचे 30, 30 के जीरो, एंड 6 और 18, 1800, ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। और इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे, ये भी हमारा 360x हो जाएगा, और बटे में हमारा कितना है, ये है आपका x है, जैसे x का मल्टीप्लाई आप कराओगे x प्लस 5 से, और इधर बराबर हमारा एक ही है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां से ये और ये तो हमारा कट गया, प्लस माइनस में है, तो ये हमारा 1800 है, मतलब 1800, और बटे में हमारा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1, ठीक है। अब इसे आप क्या करोगे, ये आपका एक समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हमारा 1800 इधर आ जाएगा। अब आप इधर ट्रांसफर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये आपका प्लस में ही इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा 1800 बराबर 0। अब आपका ये एक समीकरण बन गया, ठीक है, एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को जैसा भी सॉल्व कर पाओ, जैसे मैं आपको एक तरीके से बता रहा हूं, एक मतलब श्रीधराचार्य जी के सूत्र से, उससे मैं आपको इसे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो यहां जो हमारा उपयुक्त समीकरण है, ध्यान से समझना थोड़ा सा, ठीक है, उपयुक्त जो हमारे पास समीकरण है, समीकरण की तुलना किससे करते हैं, जो हमारा व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण, ठीक है। जैसे आप आपका ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स एंड प्लस सी, इसी के टाइप का है ना, तो यही हमारा द्विघात समीकरण का ये वाला है क्या, सूत्र, इसी से आप तुलना कर दो तो आपका जान लो द्विघात समीकरण हो गया। यहां से अब आप करने पर इससे हमने तुलना किया, तो यहां से अब आपको एक चीज मिलेगा क्या, ए बराबर हमारा इसमें कितना है, ए बराबर हमारा ये एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, v बराबर हमारा 5 है, एंड c तथा c बराबर हमारा है -1800, -1800। अब आपको मैं एक सूत्र बताता हूं श्रीधराचार्य जी का, तो ये सूत्र आप लोगों को जरूर पता होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को जब सूत्र पढ़ा रहा था तो ये सूत्र बताया था, ठीक है। अब आप लोगों को मैं सूत्र के साथ समझाता हूं, सबसे पहले ये चीज आपको पता चल गया। अब आप सूत्र को समझ लो, सूत्र हमारा है जो, तब सूत्र जो आपका रहेगा x बराबर -v प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर -4ac, वी स्क्वायर -4ac बटे में 2a। अब इसी पे आप जो चीजें हैं उसकी वैल्यू रख दो, आपका सवाल लग जाएगा। जैसे यहां से x बराबर v की वैल्यू कितनी है, v -5 है, प्लस माइनस अंडर रूट, v की फिर से वैल्यू बताओ, 5 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, एंड -4 इंटू ए की वैल्यू हमारा 1 है, इंटू सी की वैल्यू हमारा कितना है -1800, ठीक है। ध्यान से समझना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बटे में 2 है, और इंटू ए की वैल्यू हमारी 1 है ना, तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर लो। अब यहां समझो,
x बराबर हमारा यहाँ -5 है, यहाँ प्लस माइनस, ये हमारा कितना है, ये हमारा 25 हो जाएगा। एंड यहाँ हमारा प्लस, देखो इसका माइनस और माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और 18 का जब आप 4 से गुणोगे तो 72 हो जाएगा, और 0 0 7200 मिल गया। ठीक है, अब ये हमें 7200 मिल गया, और बटे में आपका 2 है, बटे में 2 है। अब यहां से x बराबर हमारा मिला -5 प्लस माइनस ये हमारा है आपका 72। ठीक है, एंड ये भी जुड़ जाएगा तो 25 हो जाएगा, 72 25 और बटे में 2a। ठीक है, नहीं 2 केवल 2 है, a का तो मैंने मान रख दिया था, 2 है। ठीक है, 2 है। अब यहां से x, अब आप लोग यहां से एक बात ध्यान रखना। ठीक है, देखो अब आप यहां सबसे पहले x बराबर, अब आपका ये -5 है प्लस माइनस इसका जो मतलब होता है ना, इसका 81 हो जाए, नहीं 85 होगा, 85। ठीक है, 85 का जो मतलब आपका इसका जो रूट हो जाएगा ये 85 हो जाएगा। अब आप एक बात समझो, एक बार हम लोग क्या लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, जैसे यहाँ प्लस माइनस दो चिन्ह है ना, तो एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक दोनों चिन्ह लेना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर। कौन सा चिन्ह, धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो जब हम धनात्मक चिन्ह लेंगे तो इसका मतलब यहां आपको जो मिलेगा x बराबर हमारा -5 है और प्लस हमारा 85 है और बटे में हमारा 2 है। यहां आप जब घटाओगे तो 85 में से आप 5 घटाओगे तो ये हमारा 80 हो जाएगा, और ये हमारा प्लस वाला चिन्ह मतलब बड़ा है ना, प्लस 85 वाला, तो ये हमारा प्लस ही रहेगा। तो यहां से आपको मिला 40, तो यहां से x की वैल्यू हमें धनात्मक लेने पर 40 मिला। अब अगर हम ऋणात्मक लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, अब हम ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, तो ऋणात्मक चिन्ह आप जब लोगे तो यहां से x बराबर हमारा ये -5 है और ये -85 हो जाएगा, क्योंकि माइनस मैंने चिन्ह लिया है, और बटे में 2 हो जाएगा, बराबर हमारा ये 90 माइनस में 90 बटे 2 हो जाएगा, बराबर -45 हो जाएगा। यहां से -45 हो गया। हमें दो चीजें मिली, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो एक बात याद रखना, हमारा यही वाला मान सही है, क्योंकि आप लोग ये याद रखना कि रेलगाड़ी की चाल आपका ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये शर्त याद रखना। रेलगाड़ी जो है ना, रेलगाड़ी की चाल जो है ना कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। रेलगाड़ी की चाल जो आपका ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि अगर रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता तो इसलिए हमारा क्या होगा, जिससे जो हमें x का मान जो है ना, जिससे हमारा x का मान जो है ना, यानी कि जो हमारा -45 आया है, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, ये हमारा नहीं हो सकता है। अतः जो हमारा x बराबर 40, बस यही वाला हमारा सही है। और लास्ट में मैं आप लोगों को लिख देता हूं कि अतः, देखो काफी लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इसलिए मैंने बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। अतः जो रेलगाड़ी की चाल होगी, रेलगाड़ी की चाल हमें मिला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये हमारा है आंसर, और आप लोगों को काफी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। देखो क्वेश्चन हार्ड जो होते हैं ना, वो आपके 6 नंबर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया कि आप रिवीजन कर लो। ओके, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझना, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। देखो स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन जो संरेखीय वाला है ना, ये मैंने देखा है हर एक बोर्ड एग्जाम के पेपर में आता है। तो यहां लिखा क्या है कि k का मान ज्ञात कीजिए, यदि बिंदु a जो है ना 2,3 और v जो है 4,k है और c जो है 6,3 है, -3 है, तो संरेखीय है। संरेखीय का मतलब यहां से जो k की वैल्यू है वो शून्य होगा, अगर शून्य होगा तो ये आपका संरेखीय है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, यहां मैं संरेखीय का एक शर्त है जो कि मैं यहां लिख देता हूं, चूंकि अगर तीनों जो आपका ए बी सी तीनों बिंदु है ना, तो तीनों जो आपका बिंदु है ना, तीनों बिंदु संरेखीय हैं,
इसलिए अगर संरेखीय हैं तो इसलिए जो इनसे बनने वाला, इसलिए इनसे बनने वाले जो त्रिभुज हैं, इन तीनों से बनने वाले त्रिभुज ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। ओके, तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ गई, शून्य होगा। अब आपको मैं मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र समझ लो, ये त्रिभुज समझ लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। यहां देखो 1/2 एंड x1 एक ब्रैकेट में y2 माइनस y3, ठीक है, एंड प्लस x3 नहीं x2, मतलब x1 मैंने एक बार लिया, एक बार x2 लेना है, ऐसे करके आपको y3 माइनस y1 प्लस x3 अब लेना है, y1 माइनस y2। ये हमारा होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। अब यहां से आप वैल्यू रख दो, ठीक है। जैसे मैं आपको यहां से बता देता हूं, यहां 1/2 है, यहां आपका 1/2 है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें x1 क्या है, x2 क्या है। ये आप लोगों को मैं एक बार में समझा देता हूं। देखो आगे वाला जो होता है ना, सबसे आगे क्या है, x1 है, फिर दूसरे में ये आगे है तो ये हमारा x2 होगा, तीसरे में ये आगे है तो ये हमारा x3 होगा, ठीक है। यहां आपका पीछे वाला जो होता है वो y1, ये पीछे वाला y2 और ये पीछे वाला y3 है, ठीक है। बस इतना सा यार आपको समझना है। अब देखो x1 की वैल्यू यहां से बताओ क्या है, x1 की वैल्यू हमारा 2 है, ठीक है, और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू k है ना, तो k आप लिख दो। एंड अब आप लोग y3 की वैल्यू -3 है, तो यहाँ माइनस और वो माइनस मिलकर +3 हो जाएंगे। अब प्लस लिखो, x2 की वैल्यू हमारा 4 है ना, यहाँ x2 की वैल्यू 4 हो गया, एंड y3 की वैल्यू -3 है, एंड y1 की वैल्यू भी 3 है, तो ये आप ऐसे लिख दो। प्लस x3 की वैल्यू यहाँ देखो कितना है, x3 की वैल्यू 6 है ना, तो x3 की वैल्यू 6 है, एंड y1 की वैल्यू हमारा 3 है, एंड y2 की वैल्यू हमारा k है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसी को आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे समझो यहां से आपका 1/2 है ही। अब यहां आप क्या करोगे, यहां अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहां आप लोगों का, ठीक है, इसको बराबर 0 के रखना, ठीक है, बराबर 0। अब यहां आप लोग इसको भी बराबर 0 रखना। यहां से देखो आपका ये छोटा ब्रैकेट कर लो, यहां से आपका ये 2 के हो गया, एंड प्लस ये 6 हो गया, एंड यहाँ आप लोग देखो ये जुड़ जाएगा ना, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप 6 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा -24 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारा ये 6 एंड 6 का 3 से करोगे तो आपका 18 हो जाएगा, और यहाँ आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा -6k हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये आपका प्लस में है और ये आपका प्लस में है, ये जुड़ जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये हमारा 2k है, और यहाँ 4k में से आपका ये 2k घट जाएगा तो ये हमारा -4k हो जाएगा, एंड यहाँ आपका ये दोनों जुड़कर +24 हो जाएंगे, और ये हमारा -24 हो जाएंगे। यहाँ से +24 -24 कट जाएगा, यहाँ से बराबर 0 रखते चले आओ, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों का ये बचेगा 1/2, और यहाँ से बचेगा -4k और बराबर 0। अब यहाँ से आपका k की वैल्यू जो आएगी वो बराबर 0 ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये 2 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, ये 4 का इससे करोगे तो फिर 0, मतलब 0 बराबर है, तो इसका मतलब दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारा 0 है, k का अभिष्ट मान 0 है, इसलिए हमारा ये संरेखीय है। बस ये हमारा हो गया। काफी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि काफी आसान सा क्वेश्चन है। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका त्रिकोणमिति चैप्टर से। देखो लिखा हुआ है यदि tan 2a बराबर cot आपका a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। जहां 2a आपका क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहां क्या ज्ञात करना है, a की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां आप लोग सबसे पहले देखो आपको दिया क्या है, सबसे पहले आप ये लिख लो जो आपको दिया है। तो यहां जो आपको दिया है वो क्या दिया हुआ है, वो है यहाँ आपका tan जो है ना, tan 2a जो आपका है वो बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। इतना आपको पता है। अब यहां आप लोगों को क्या करना है, यहां जो आप लोगों का tan 2a है ना, ध्यान से समझना, tan 2a को आप लोग क्या लिख सकते हो, tan 2a को आप लोग लिख सकते हो, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
tan 2a को आप लिख सकते हो cot 90 माइनस थीटा, और यहाँ थीटा आपका 2a है, ठीक है, और बराबर आपका यहाँ है cot a माइनस 18 डिग्री, 18 डिग्री, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। देखो ये आपका जो है था ना cot 90 माइनस थीटा वो tan थीटा के बराबर ही होता है, तो आप इतना ध्यान रखना। अब यहां देखो आपका यहां से क्या होगा, यहां से ध्यान देना, यहां से cot से cot आपका कट जाएगा और यहां बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a एंड बराबर हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब एक काम करो, आप लोग जैसे इस चीज को इधर ट्रांसफर कर लो, यहाँ आपका देखो यहाँ आपका माइनस 2a है तो इधर आप माइनस 2a रखो, और इस चीज को आप लोग इधर ट्रांसफर कर लो, ये आपका माइनस से हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस ए में था, और इधर आपका 18 डिग्री है और ये आपका माइनस से इधर हो जाएगा 90 डिग्री। ये आप देखो यहाँ आपका माइनस 3a हो जाएगा और ये आपके जुड़कर कितना हो जाएगा माइनस 108 डिग्री, ठीक है। यहाँ a बराबर आपका हो जाएगा माइनस 108 बटे में 3, माइनस में माइनस माइनस कट जाएगा और यहां से आप लोगों का आएगा कितना 36, ठीक है, 36 डिग्री। तो यहां से एक ही वैल्यू जो हमारी आई वो कितना आया 36 डिग्री, कुल मिला के आपका ये आपका 36 डिग्री है, ठीक है, 36 डिग्री आंसर आ जाएगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा 36 डिग्री राइट आंसर है, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आप लोगों को बहुत आसानी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा क्या है, सबसे पहले देखो सिद्ध कीजिए आपको cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a बराबर cosec a माइनस a बटे cosec a प्लस 1, ठीक है। अब इसको आप कैसे सिद्ध करोगे, देखो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसान सा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। हम लोग इस वाले साइड को इसके साइड मतलब इसके इतना हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप लिख लो जो हमें यहाँ है आपका cot a माइनस cos a, ठीक है, cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a, ठीक है। अब इतना आपका हो गया। अब इसको हम ये इसके बराबर सिद्ध करना है, ये आपका बायां पक्ष है, ठीक है, ये आपका बायां पक्ष है। अब देखो ध्यान से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखो cot a को आप क्या लिख सकते हो, cot a को आप लिख सकते हो cos a बटे sin a, cos a बटे में sin a, ठीक है, cos a बटे sin a, और ये आपका माइनस cos a ऐसे ही रहेगा, और फिर आप लोग बटे लगाओ बटे में। अब यहाँ आपका cot a इसको भी ऐसे लिख सकते हो cos a बटे sin a, ठीक है, और यहाँ आपका प्लस cos a है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर आप लोग समझो, यहां मैं cos a दोनों में है तो मैं cos a को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां हमारा क्या बचेगा ये आप लोग ध्यान से समझना। मैं यहां से cos a कॉमन ले लिया तो यहां से हमारा बचा 1 बटे sin a, 1 बटे sin a, ठीक है, और यहां से हमारा माइनस 1 बचा। इतना आपको समझ में आया। अब मैं नीचे क्या लूंगा, नीचे भी मैं आप लोगों को cos a कॉमन ले लूंगा, cos a यहां से भी कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1 बटे साइन ए एंड यहाँ आपका प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से cos a से cos ये आपका कट गया, यानी कि आपका क्रॉस हो गया, कट गया, ठीक है, खत्म। अब देखो यहाँ आप लोग ध्यान से समझना, 1 बटे साइन ये बराबर किसके होता है cosec a, ध्यान से समझना, और माइनस 1, और बटे आप नीचे देखो यहाँ आपका 1 बटे साइन ये भी आपका होता है cosec a के बराबर, और ये प्लस 1, यही हमें सिद्ध करना था बच्चा। बाल्टी देख लो यहाँ ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखो, यहाँ हमें यही इतना सिद्ध करना था, और काफी आसान सा क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में या फिर 2 नंबर में देखने को मिलेगा ही, तो ये सारे आप बिल्कुल तैयार करके ही जाओ। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझना। लिखा हुआ है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण जो है 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। हाइजेड डिस्टेंस का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बिल्कुल लगा कर ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। तो आप लोग सबसे पहले फिगर को समझना, फिगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको 7 मीटर का एक भवन बनाना है। यहां मैं एक 7 मीटर का भवन बना लिया, ठीक है, और फिर इसके मतलब 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के उन्नयन कोण, मतलब केबल टावर का उन्नयन कोण मतलब इससे ऊंचा आप लोगों का क्या है, केबल टावर है ये,
ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ इस चीज को तो आप मिला ही लो, ठीक है, और आप लोग यहां से इसे डॉट लाइन से मिला लो। ये आपका 7 मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब ये 7 मीटर ऊंचा है और इसको थोड़ा सा मैं और बढ़ा लेता हूं। देखो अब हमें क्या करना है कि 7 मीटर ऊंचे भवन से के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये हमारा कितना है 60 डिग्री, यानी कि ये चीज हमारा है 60 डिग्री। अब मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से मिला देता हूं, 60 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा है 60 डिग्री। ये हमारा क्या है आपका, देखो ये आप लोगों का आपका नीचे देख रहा है ना, मतलब यानी कि आपका ये उन्नयन कोण है और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद यानी कि अवनमन कोण 45 डिग्री है और इसका यहां आप लोग इसको मिला दो, मतलब इस चीज से, ठीक है। ये हमारा अवनमन कोण है, ये आपका है 45 डिग्री, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं नाम दे देता हूं, ये आप लोग यहां लास्ट तक मिला लेना, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं स्केल की सहायता से बोर्ड एग्जाम में। ये हमारा ए बिंदु है, ये आपका वी है, ये आपका सी है, ये है डी, ये ई है, ठीक है। इतना आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आपको यहां फिगर में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आपको यहां लिखना है, जो कि लिखना है माना एवी जो है ना एक केबल टावर है। एवी क्या है, ये ए मतलब यहां से ए एंड यहां वी, एक केबल टावर है, एक केबल टावर है, उसी धरातल से एक भवन, उसी धरातल से एक भवन सी डी, यहाँ उसी धरातल मतलब इसी धरातल पे है ना एक भवन सी डी, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। देख सकते हो इसकी ऊंचाई हमें 7 मीटर मिला। भवन के शिखर से सी क्षैतिज धरातल के समांतर एक रेखा सी ई है। इसके मतलब समांतर ये देखो, याद देखो आप लोग यहाँ ये सी ई एक रेखा है। अब यहां आप लोग देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार भवन के शिखर सी से केबल टावर के शिखर ए का उन्नयन कोण, आपका कोण ए सी ई 60 डिग्री है। आपको पता है ए सी ई ये हमें 60 डिग्री है और केबल टावर के पाद का अवनमन कोण हमारा ई सी बी क्या है, ई सी वी 45 डिग्री है। अब आप लोगों को मेन चीज अब समझना है, ठीक है। यहां आप लोग एक बात समझना, यहां से ई वी जो है आपका, यहां ई एंड वी ये बराबर है सी डी के, ई वी बराबर है सी डी, या फिर आप लिख सकते हो कि हमारा ई वी जो है ना ई वी ये भी आपका 7 मीटर के बराबर है, ठीक है। देखो मैंने ये डॉट लाइन इसलिए खींचा है कि ये हमारा 7 मीटर का है, तो ये भी हमारा इतना 7 ही मीटर का है ना, क्योंकि ये देख सकते हो जस्ट इसके बराबर ही है, तो 7 ही मीटर का है, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब आप लोग समकोण त्रिभुज ले लो। अब समकोण त्रिभुज VEC में सबसे पहले हम लोग लेंगे वी, देखो VEC, ठीक है, VEC, ठीक है। अब आप लोग VEC में आपका कितना है tan 45 डिग्री है। देखो हम लोग tan लेंगे, tan 45 डिग्री बराबर, अब tan किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के, तो लंब आपका इसमें कितना है, तो यहां जो E एंड V है यही तो हमारा लंब है, E एंड V, और वटे आपका आधार, आधार आपका क्या है यहां C एंड E, C एंड E। अब आप लोग यहां ध्यान से समझना 45 डिग्री का मान 1 होता है और यहां हमें 7 मीटर ये दिया हुआ है और यहां CE हमें पता नहीं है, यहां से CE और यहां से आपको CE जो मिल जाएगा ना वो 7 मीटर मिलेगा। कितना मिलेगा, 7 मीटर। बस इतना सा आपको ये समझना है, ओके। यहां तक आपको ये समझ में आ गया। अब आप लोगों को पुनः समकोण त्रिभुज दूसरा लेना है, जो कि 2 बार है ना कोण, तो 2 बार आप लोगों को लेना पड़ेगा। पुनः समकोण त्रिभुज AEC में, ये EC में यानी कि ये EC, ठीक है, में। अब आप लोगों का यहाँ tan कितने डिग्री का है, tan 60 डिग्री का है, बराबर वही चीज है। लंब हमारा कितना है ये E और आधार हमारा कितना है वही CE, ठीक है, CE। अब यहां से tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और AE हमें नहीं पता है, ये E एंड यहां से हमारा, यहां से आपका CE तो मुझे यहां से पता चल गया, ये तो 7 है, तो 7 हो गया। यहां से हमारा AE जो हो जाएगा ना, AE की वैल्यू हमें 7√3 मीटर मिला,
7√3 मीटर। यहां से हमें ये मिल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, केबल टावर एवी की ऊंचाई। ठीक है, अब आप लोग यहां से बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तब देखो हमें ये भी मिल गया ना, ये चीज मिल गया और ये हमारा 7 है, इन दोनों को जोड़ दो, आपका मिल जाएगा पूरा केबल टावर की ऊंचाई। तब जो हमारा केबल टावर है, केबल टावर एवी की ऊंचाई, एवी की ऊंचाई बराबर हो जाएगा एई प्लस ईवी, मतलब ये ई प्लस ईवी। ठीक है, बस इन दोनों को जोड़ दो, आपका पूरा आ जाएगा। ये ई हमें कितना मिला है, 7√3 प्लस ईवी हमें मिला है 7। यहां से मैं 7 कॉमन ले सकता हूं, तो यहां आपको मिलेगा √3 + 1 मीटर। यही हमारी है पूरे केबल टावर की ऊंचाई। तो यहां से आप ये लिख सकते हो, अतः केबल टावर की ऊंचाई जो होगा वो कितना होगा, यहां 7 कर लो, √3 + 1 मीटर है। बस यही हमारा हो जाएगा। देखो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखा क्या है, सबसे पहले ये देखो, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप जरूर सॉल्व करके जाना। जैसे √5 भी पूछ सकता है, यहां √7 भी पूछ सकता है, √3 भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे में आप याद रखना, ये आप लोगों के लिए सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको इसके विपरीत मानना है कि माना कि जो आपका √5 है, √5 क्या है, एक परिमेय संख्या, मतलब हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको इसका विपरीत लेना होगा, परिमेय संख्या मानना होगा। ये सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट ही कर लेना। ठीक है, परिमेय संख्या है, मतलब आपको छोड़ना नहीं है ये सारे क्वेश्चन। तो √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर एक ये परिमेय संख्या है तो √5 अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन जहां आप लोगों का P है, P और Q क्या है, P और Q क्या है बताओ, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया। लेकिन एक बात और, एक केस और पता होना चाहिए, तथा जो यहाँ की Q की वैल्यू है, Q ये जो आपका Q है, हर है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतना आपको केस पता होना चाहिए, क्योंकि ये परिमेय संख्या के लिए इंपॉर्टेंट है इतना चीजें। अब अगर इतना पता है तो आप दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या होगा, जैसे आपका √5 है, इसका वर्ग कर लो, और आप लोगों का P/Q है, P/Q इसका वर्ग कर लो। तो अगर आप इन दोनों का वर्ग कर लोगे तो यहां √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, और P का वर्ग P² हो जाएगा, और आप लोगों का Q का वर्ग आप लोगों का Q² हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से Q² बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये Q² यहां आएगा तो 5 इसके नीचे आ जाएगा, P के नीचे, P² के नीचे 5। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे देना। और आप लोगों को एक चीज लिखना है ध्यान से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये 5 जो है P को विभाजित करता है या फिर P² को विभाजित करता है, जो P² है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। इतना आप याद रखना। कहने का मतलब है, अगर 5 जो है P² को क्या करता है, विभाजित करता है। अगर P जो है, नहीं 5 जो है P² को विभाजित करता है, तो याद रखना कि 5 जो है P को भी विभाजित करेगा, या फिर करता है। ध्यान से समझना, ये आपको कंप्लीट ही करके जाना है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। तो भाई अब की बार जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आएगा मैथ के। ठीक है, 2022 बोर्ड एग्जाम में। अब देखो, अगर इतना कैसेज हो गया ना, तो अब हम लोग तब आप लोगों का एक चीज और है कि जो आप लोगों का लिखना है, हम जो P है, P को हम लोग 5m लिख सकते हैं। अगर यहां कोई दूसरी चीज होता, √ आपका 7 होता, ठीक है, तो यहां हम लोग 7m कर देते। ठीक है, ध्यान से समझना।
अगर √2 होता तो हम लोग यहाँ 2m कर देते, लेकिन यहाँ √5 है इसलिए हम लोग 5m करे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं। ध्यान से समझना यार, आपको ये पूरा क्वेश्चन समझना है। लिख सकते हैं जहां 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 आप लोगों का यम क्या है, यम कोई पूर्णांक है। यहां यम कोई आप लोगों का पूर्णांक है। ओके, अब आप लोग समझो। अब समीकरण 1 में जो आप लोगों का समीकरण फर्स्ट है, अब जो आप लोगों का समीकरण फर्स्ट है या फिर समीकरण 1 में क्या करेंगे, p का मान p बराबर 5m रखने पर रख देंगे। p बराबर 5m रखने पर, अब p बराबर आप 5pm रखोगे यानी कि q स्क्वायर बराबर p की वैल्यू आप 5pm का वर्ग कर लो, 5pm का वर्ग और बटे में आपका 5 हो जाएगा ना। यहां देखो समीकरण 1 में मैंने केवल p की वैल्यू रखा है बस। यहां से आपका q स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना, आपका यहां से आपका 25 हो जाएगा, 25m स्क्वायर और बटे में 5, ये कट जाएगा, 5 बचेगा। यहां से आपका q स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 आपका 5m स्क्वायर। अगर m स्क्वायर बराबर पूछा जाए यहां से m स्क्वायर बराबर, तो यहां q के नीचे 5 आ जाएगा, q स्क्वायर बटे 5। वही चीज जो मैंने p में लिखा था वही आपको q में भी लिखना है। क्या लिखना है अभी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर 5 जो है ना 5 q स्क्वायर नहीं, यहाँ पर q स्क्वायर ना, q स्क्वायर को विभाजित करता है। जैसे p में लिखा था वही चीज सेम आपको q में भी लिखना है। ठीक है, विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो क्या होगा आपका 5 जो है q को भी विभाजित करेगा, 5 जो है q को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है। ये आपको समझ में आ गया ना। अगर इतना चीजें आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपको समझो कि समाप्त हो गया, चुटकियों में लग जाएगा। अब आपको थोड़ा सा और समझना है, बस आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। यहां से हमें क्या मिला, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिला। बट जो सहभाज्य संख्याएं होती हैं, मैंने p और q को क्या माना है, सहभाज्य संख्याएं, इनका जो मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड या HCF होता है केवल 1 होता है। इसलिए आप लास्ट में छोटी सी चीज लिख देना कि समीकरण 1 जो आपका समीकरण फर्स्ट है ये, और इसको आप समीकरण सेकंड नाम दे दो। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। समीकरण सेकंड में क्या हुआ, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अगर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 से ज्यादा नहीं होता। तो इसलिए हमारा जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से आपका ये पूरा क्वेश्चन लग चुका है। यहां से मैंने सिद्ध कर दिया, यहां से प्रूव कर दिया कि हमारा √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप लोग जरूर सॉल्व करके जाना, 100% आप समझ लेना कि पेपर में आएगा तो आएगा। ठीक है, ये समझ लेना, आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर इसे सॉल्व करके जाना। चलो हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना। लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म क्या है, 2x - 3y बराबर 8 और फिर दूसरा है 4x - 6y बराबर 9 संगत है या फिर असंगत, संगत है या फिर असंगत, ये आपको बताना है। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये जो समीकरण है ना, इसको आपको दूसरे टाइप से लिखना है। कैसे, सबसे पहले आपको इसको लिखना है, जो आप लोगों का दिया गया समीकरण है, दिए गए समीकरण युग्म को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जो दिया या फिर दिए गए, ठीक है, दिए गए लिख देना, दिए गए जो आप लोगों का दिए गए समीकरण युग्म है, क्या है, दिए गए समीकरण युग्म को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अब कैसे व्यक्त किया जा सकता है ये मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो ये जो आपका समीकरण है, यहां आपका लिखा हुआ है 2x - 3y बराबर 8, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे आपका 2x है - 3y है और बराबर, हम बराबर नहीं लगाएंगे, 8 को हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे, माइनस लगाकर 8 और बराबर 0, मतलब बराबर 0 कर देना, ये आपका -8 हो जाएगा। अब दूसरा वाला जो हमारा है, ये आपका है 4x - 6y और यहां आपका बराबर मतलब बराबर 9 है, तो इधर आपका -9 हो जाएगा, बराबर 0। मतलब इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। अब जो आपका ये समीकरण है ना, इसकी तुलना जो इसकी
तुलना आपको करना है। किससे करना है ये आपको तो समझना पड़ेगा ना। इसकी तुलना आपको मतलब जैसे आपका A1x है, ये ध्यान से समझना, अभी सारी चीजें समझ में आ जाएगा। कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, V1y है प्लस C1 है बराबर 0, और तथा आपका यहां से A2 है, A2 प्लस V2 या A2x लिख देना, ठीक है, यहाँ A2x लिख देना और V2y लिख देना प्लस C2 बराबर 0। मतलब जहां यहां 1 है तो वहां केवल 2 कर देना है बस। ओके, सारी सेम है। अब देखो यहां ध्यान से, अब यहां से अगर आपसे ये पूछूं कि A1 क्या है, A1 जैसे A1 है तो x के आगे जो लगा हुआ है, यहाँ x के आगे वो A1 है, बराबर क्या है 2, यहाँ x1 क्या है 2 है, A1 आपका क्या है 2 है, ठीक है। अब A2 पूछा जाए, अब A2 आप बता दो, A2 आपका जैसे दूसरे समीकरण में आऊं, ये 4 है जो x के आगे लगी हुई है वो, ठीक है। अब आप लोग देखो आपका, अब पूछ रहा हूं V1, तो V1 आप लोग क्या बताओगे, यहां से आप लोगों का V1 ये -3 है, चिन्ह के साथ लेना, -3 है, और V2 अब आप लोग बता दो, V2 आप लोगों का -6 है। अब C1 क्या है, C1 आपका -8 है, देख सकते हो ये -8 ये वाला, और C2 कितना है -9 है, -9, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा इतने में, बहुत आसान तरीके से। अब करो क्या कि आप लोग जो A1 है, A1, ठीक है, A1 बटे में A2 कर लो, A1 बटे A2 यानी कि 2 है बटे में 4 है, और ये आपका बराबर हो जाएगा 1 बटे 2, ठीक है। देखो अभी आपको पता चल जाएगा, यहां V1 है बटे V2, V1 हमारा है -3 बटे -6, और यहां से कट के हो जाएगा 1 बटे 2, और C1 है C1 बटे C2, और ये -8 बटे -9 हो जाएगा, ये केवल 8 बटे 9 ही रहेगा। अब यहां से आपको ये पता चला कि 1 बटे 2 1 बटे 2, यानी कि A1 जो हमारा है, यहां से A1 बटे A2 और V1 बटे V2 क्या है, इक्वल है, बराबर है ना, मतलब बराबर तो दिख रहे हैं और बराबर है भी। तो यहां से अब आप लोगों का जो A1 है, A1 बटे में A2 जो है वो बराबर है V1 बटे में V2, बट ये इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, ये C1 बटे C2 नहीं बराबर है, क्योंकि ये 8 बटे 9 है। तो अगर ये नहीं बराबर है तो जो दिया गया समीकरण युग्म है वो असंगत है। क्या लिखना पड़ेगा, दिया गया जो आपका दिया गया समीकरण युग्म है, जो आपका ये दिया गया समीकरण है, यह समीकरण युग्म है, क्या है, असंगत है, असंगत है, बस इतना सा याद रखना, असंगत है, बस ये आपको याद रखना है, असंगत है, बस इतना आपको क्वेश्चन में है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, अगर आप थोड़ा सा सही से लगाओगे तो ये क्वेश्चन आपको चुटकियों में लग जाएगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपसे सोचा कि अच्छे से बता दिया जाए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये एनसीईआरटी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये ध्यान से समझना कि जो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जिसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है, मतलब उसकी जो ऊंचाई है ना आधार से 60 सेंटीमीटर कम है, और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, पहले आप लोग मान लो कि माना समकोण त्रिभुज की जो आधार भुजा है वो x है, क्योंकि हमें आधार पता मतलब मानना पड़ेगा ना। पहले हम लोग आधार ज्ञात करेंगे, फिर हम लोग ऊंचाई यानी कि लंब ज्ञात कर लेंगे, उसमें से 7 घटा के, तो फिर आपका सारा ज्ञात हो जाएगा ना। सबसे पहले आप क्या करो कि मान लो कि माना जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की जो आधार है ना, आधार भुजा, ठीक है, आधार भुजा वो कितना है, वो आप लोग मान लो कि x है, मतलब x सेंटीमीटर है, क्या है, x सेंटीमीटर है। मतलब अगर यहां बात की जाए जो समकोण त्रिभुज की आधार की भुजा है वो x सेंटीमीटर है। अब आपको पता है, चूंकि आप लोगों को पता है कि समकोण जो आप लोगों का समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है, मतलब ऊंचाई अगर ज्ञात करना है तो समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई जैसे हमें ऊंचाई पता चला है ना यहां से, तो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है, 7 सेंटीमीटर कम है।
तो मतलब अगर 7 सेंटीमीटर कम है तो आप लोगों का जो मतलब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, देखो जो ऊंचाई होता है वो लंब होता है। ऊंचाई क्या होता है? लंब होता है। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो, या फिर लंब भुजा कह सकते हो। इतना तो आपको पता ही होगा, बहुत आसान है। लंब भुजा आपका क्या है? आधार अगर आपका x है तो x यानी कि आधार हमारा कितना है? x है। ध्यान से समझना, x है और x में से हमें 7 घटा लेना है क्योंकि इससे 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये हमारा हो जाएगा x - 7 और सेंटीमीटर। इतना आपको पता चल गया। कोई दिक्कत होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग बता सकते हो। अब यहां से हमें आधार भी पता चल गया, आधार भी और लंब भी और कर्ण भी हमारा 13 सेंटीमीटर है। तो अब आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग तब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाओ। तब क्या लगाओगे? पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता होगा, ये ऑलरेडी आपको पता है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। इसका प्रमेय सिद्ध करने के लिए आता है। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो में बना दूंगा पाइथागोरस प्रमेय कैसे सिद्ध करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग कमेंट करोगे तो मैं जरूर बनाऊंगा। आप लोगों का कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। लंब स्क्वायर जो होगा वो प्लस होगा आधार स्क्वायर के, जो आप लोगों का आधार स्क्वायर, देखो लंब स्क्वायर, यहां आप लोग स्क्वायर बाहर लगाना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये बराबर होता है कर्ण स्क्वायर के, ठीक है, कर्ण स्क्वायर के, जो कर्ण स्क्वायर के बराबर ये दोनों का योग होता है। तो अब यहां से लंब की बात की जाए तो यहां से x - 7 है ना, इसका स्क्वायर कर लो, प्लस कर्ण आधार आपका x का स्क्वायर कर लो, ये तो वैसे भी स्क्वायर है, और हमारा कर्ण है 13 का वर्ग कर लो, ठीक है। यहां से इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसका अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो यहां से x स्क्वायर हो जाएगा -14x हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा आपका, जैसे ये 7 है तो 7 का आप वर्ग करोगे तो प्लस आपका 49 हो जाएगा, और प्लस आपका x स्क्वायर है और ये आपका 169 हो जाएगा जब आप लोग 13 का वर्ग करोगे, यानी कि 13 का वर्ग करोगे। अब यहां से आप जैसे पूरा सेट कर लो, यहां से आपका ये x स्क्वायर जुड़कर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से -14x है। अब देखो यहां से आपका ये +49 है ना, +49 है, और ये आपका माइनस इधर आएगा तो -169 हो जाएगा, बराबर 0 के कर लो। अब यहां से आपका 2x स्क्वायर हो गया, और यहां -14x हो गया, और यहां अगर आप इसे घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा -120, क्योंकि घटाओगे तो इतना ही आएगा। सब आप इसमें 2 से भाग दे दो, यानी कि 2 कॉमन ले लो, तो यहां से x स्क्वायर हो जाएगा, -14x हो जाएगा, एंड यहां से आपका 60 हो जाएगा, बराबर 0। ये 2 आपका यहां जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहां से आपका ये x स्क्वायर -7x और -60 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। अब इसी को सॉल्व कर लोगे, आपका x की वैल्यू मिल जाएगी और आपका दोनों भुजा मिल जाएगा। चलो हम लोग बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो ध्यान से समझना, यहां से लिखा हुआ है x स्क्वायर -7x और -60। अब आपको ये करना है कि ये जो जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 60 आना चाहिए। तो आप इसे कैसे करोगे? तो यहां आप एक चीज ध्यान रखना, यहां अगर आप 12 में से 5 घटाओगे, मतलब 12 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 7, 7, 5, 12, और इसको गुणा करोगे तो 60 हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहां से x स्क्वायर हो जाएगा, यहां से -12x हो जाएगा, और यहां से +5x हो जाएगा, और यहां से 60 बराबर 0। अब देखो यहां से आप x कॉमन ले लो तो यहां से x -12 हो जाएगा, और यहां से +5 कॉमन ले लोगे तो x, और 12 पंचे 60, ये 12 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब यहां से एक ब्रैकेट में आपका क्या आएगा? एक ब्रैकेट में आपका ये x है और ये 5 है, ये आएगा, क्या आएगा? x और 5 जो आप लोगों का, लेकिन आप लोगों का एक ब्रैकेट में ये जो x -12 है और 12, और एक ब्रैकेट में आपका क्या आएगा? x + 5 बराबर 0, ठीक है। अब आप लोगों को यहां तक अगर मिल गया ये x -12 और ये x + 5 बराबर 0, तो अब आप लोग कुछ ना करो, यदि अब आप एक बारी रखो, जैसे आप लोगों का x है -12 है बराबर 0 रखोगे तो यहां से आपको मिलेगा x बराबर 12। क्या मिलेगा? x बराबर 12, तो यहां से x की वैल्यू 12 मिल गई। अब दूसरा देखो आपको क्या मिलेगा, जैसे आपको तो दूसरा है ना, वो आपका x है, x + 5 बराबर 0।
अब यहां से आपका मिलेगा x बराबर -5। क्या मिलेगा? x बराबर -5। अब यहां से एक मिला है -5, एक मिला है 12। अब यहां से एक बात याद रखना जो कि बहुत ही ज्यादा मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां जो माइनस वाला आया है तो यहां से आप एक बात याद रखना कि परंतु, अभी आपको समझ में आ जाएगा, परंतु जो भुजा है, भुजा x का ऋणात्मक मान स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि भाई भुजा का मान क्या होता है, मतलब ऋणात्मक नहीं होता है, स्वीकार्य नहीं हो सकता। अब इसलिए जो आपका x बराबर आपका 12 है वो सही है, हमारा आधार जो है वो 12 है। और अगर आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई अगर आपको ज्ञात करना है, तब आपका ऊंचाई जो होगा, ऊंचाई या फिर लंब भुजा, या फिर आपका जो लंब भुजा है, तो बहुत आसान है। आपको बताया गया था ना कि मतलब आपका आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यहां से आपका x जो है x -7 है, और यहां से आपकी x की वैल्यू 12 है, और यहां से 7 है, और बराबर आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें एक भुजा जो मिला ना, वो कितना मिला? 12 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर। तो यहां आप लोग लिख देना कि त्रिभुज की, यहां आप लोगों को मैं बता देता हूं कि त्रिभुज जो है, जैसे हमें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी थी, तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं जो हैं, अन्य दो भुजाएं जो हमारी हैं वो बराबर हैं 5 सेंटीमीटर व फिर 12 सेंटीमीटर। बस यही है, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, दोनों भुजाएं आपको मिल गई। ये क्वेश्चन यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व ही कर लेना चाहिए पेपर देने से पहले, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये 100% बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग आई होप कि सॉल्व कर लोगे बोर्ड एग्जाम देने से पहले, बस यही हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा आज का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, आई होप कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अभी हम लोग और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं मैथ का, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में। किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट जरूर कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में। थैंक यू।